नमस्कार दोस्तों, आज है दिनांक 8 मई 2020 और देखते हैं दिन भर की खबरों में क्या कुछ आपके लिए करंट अफेयर्स बनता है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न के तौर पर दिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पुनः अनुरोध है कि अगर इस वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए ये सारे उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। पहला सवाल है, हाल ही में किसे दूसरी बार, पहली बार नहीं दूसरी बार यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। पहले भी यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर वही थी, अब दूसरी बार किसे बनाया गया है? क्या वो एकता कपूर है, प्रियंका चोपड़ा है, दिया मिर्जा है या रवीना टंडन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, दिया मिर्जा को जो है दूसरी बार यूएनईपी ने गुडविल एम्बेसडर बनाया है। अब जो है वो एम्बेसडर के पद पर दूसरी बार चुनी गई है। अब वो 2022 तक इस पद पर बनी रहेंगी। यहाँ पर चर्चा हुआ यूएनईपी के बारे में, तो थोड़ा बहुत यूएनईपी के बारे में बता दूँ तो यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और यह जैसे ही इन्वायरमेंट सब जुड़ा तो ये पर्यावरण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। 5 जून 1972 को इसको बनाया गया था और इसका मुख्यालय जो है ये नैरोबी केन्या में है। यह मुख्यालय 3-4 बार एग्जामों में लगातार पूछा गया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा सवाल देखें, हाल ही में रतन टाटा ने किस स्टार्टअप के 50% हिस्सेदारी को खरीदा है? तो यह है सुलभ दुनिया, दवा आधार, जेनरिक दवा या जेनरिक आधार। तो बता दें कि स्टार्टअप कंपनियों पर जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं उनको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। वो अपने पूंजी उस पर लगाते हैं कि यह स्टार्टअप ग्रो करे। उनको ऐसा लगता है कि यह स्टार्टअप आगे चल के ग्रोथ देगा तो वह अपने इन्वेस्ट को लगाते हैं। तो सवाल ये भी बन जाता है कि जो भी इन्वेस्टर जो है किसी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उन्हें एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। तो रतन टाटा ने किस स्टार्टअप में लगाया है? वो है अभी एक मेडिकल फार्मा है, जेनरिक आधार, जो जेनरिक दवाओं को बनाती है। तो उस जेनरिक आधार में जो है उसने 50% हिस्सेदारी को खरीदा है। तीसरा सवाल देखें, हाल ही में विशाखापट्टनम प्लांट में किस गैस के लीक होने से लोगों की मृत्यु हुई है? क्या वो मिथाइल है, मिथाइल साइनाइड है, एसिटिलीन है, स्टायरीन है या मीथेन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, स्टायरीन नाम की गैस जो है वो लीक होने लगी जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। चलिए देखते हैं अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देना कर्तव्य है? आर्टिकल 166, 167, 168 या 169? तो इसके संदर्भ के बारे में आपको बताता हूं कि बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच अभी टकराव चल रहा है, उसके संदर्भ में यह सवाल बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आर्टिकल 167 जो है यह एम्पावर करता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को सारी सूचनाओं को उसको बताए। पांचवा सवाल देखते हैं, लॉकडाउन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है? क्या ये वंदे मातरम मिशन है, वंदे वापसी मिशन है, वंदे भारत मिशन है या घर वापसी मिशन है? तो विदेशों में फंसे लोगों को एयर फ्लाइट से, स्पेशल फ्लाइट से, जो कि अबू धाबी हुआ, खाड़ी देशों में जो भी लोग फंसे हैं उनको वापस लाया जा रहा है। उसके इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत जो है उन्हें वापस लाया जा रहा है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था मालदीव में जो है फंसे भारतीयों को लाने के लिए एक मिशन चलाया गया है। उस मिशन का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए छठा सवाल देखते हैं, सेंटिनल द्वीप कहाँ स्थित है? क्या ये श्रीलंका में है, मालदीव में है, लक्षद्वीप में है, अंडमान व निकोबार में है? संदर्भ यह हुआ है कि अभी जांच में यह देखा गया है कि सेंटिनल द्वीप में कोविड-19 का प्रकोप नहीं है और वहाँ पर कोई भी मरीज नहीं है। तो इस संबंध में यह चर्चा में यह द्वीप आया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, यह अंडमान निकोबार में जो है सेंटिनल द्वीप अवस्थित है। सातवां सवाल देखें, मुस्तफ़ा अल कादमी जो है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? क्या वो ईरान के बने हैं, इराक के बने हैं, इजराइल के बने हैं या ओमान के बने हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये इराक के जो है अभी प्रधानमंत्री बने हैं।
8वां सवाल देखें, आतंकी सरगना रियाज नाइकू जिन्हें कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में मारा गया है, किस ऑपरेशन के तहत उसको मारा गया है? क्या वो ऑपरेशन जैकबूट 2 था, ऑपरेशन खात्मा था, ऑपरेशन क्लीन था या ऑपरेशन शक्ति था? सही उत्तर है दोस्तों ऑपरेशन जैकबूट 2 के तहत जो है रियाज नाइकू को मारा गया है। 9वां सवाल देखें कि कोविड-19 की रोकथाम में आयुष की क्षमता पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? मतलब कि आयुष जो है अपनी क्षमता निर्माण के लिए किस ऐप को जो है निर्माण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों? क्या ये आयुष चरक है, आयुष दवा है, आयुष संजीवनी है या आयुष तंत्र है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आयुष संजीवनी नाम का जो है ऐप लॉन्च किया गया है। कुछ पृष्ठभूमि को देखें तो आयुष जो है आयुष अनुसंधान एवं विकास कार्य बल ने रोग निरोधी अध्ययन के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया है। उस प्रोटोकॉल में जो है टास्क फोर्स में CSIR, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल होंगे। उसमें 3 तरह के जो है इस अनुसंधान में 3 तरह का देखा जाएगा। एक आयुर्वेदिक हस्तक्षेप के बारे में देखा जाएगा, जनसंख्या आधारित अनुसंधान के बारे में और संजीवनी एप्लीकेशन को बनाया गया है। जैसे कि आयुर्वेदिक हस्तक्षेप में है कि शोध में अश्वगंधा व प्रोफिलैक्सिस का कोविड-19 के विरुद्ध अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो कोविड-19 में लड़ने में मदद कर रहा है, जिसका कि भारत जो है निर्यात भी कर रहा है। तो आयुष मंत्रालय ने कहा है कि अश्वगंधा भी उसी तरह का काम कर सकती है, इस पर भी शोध किया जाएगा। साथ ही साथ जनसंख्या आधारित अनुसंधान में यह देखा गया है कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के समाधान की खोज की कितनी आवश्यकता है और उसे खोज की जाएगी कि किस तरह का खोज उनके गुणवत्ता में सुधार के लिए समाधान प्रकट कर सकता है। और उसमें जो है इस शोध में जो है 4 शोध परिषद होंगे, जो उसका नाम पहले मैंने बताया, CSIR, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और संजीवनी एप्लीकेशन में क्या है, ये 5 मिलियन लोगों का डेटा तैयार करेगी। लोगों की स्वीकृति के बारे में उसके में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि लोगों को आयुष मंत्रालय में आयुष में कितने तरह से इलाज ले रहे हैं और क्या आयुष जो है इस बीमारी से लड़ने में जो है मददगार साबित हो रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं बहुत ही चर्चित सवाल, ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम है? रोमान, टुआन, टोमन या टोजन? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टोमन जो है ईरान की नई मुद्रा होगी। क्या हुआ है, ईरान में जो है मुद्रा अवमूल्यन हुआ है और उच्च मुद्रा स्फीति के कारण जो है वहाँ पर जो पुरानी जो मुद्रा थी, पुरानी मुद्रा ईरान की क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जो पुरानी मुद्रा है उसकी जगह पर एक नई मुद्रा टोमन को लॉन्च किया गया है। अब टोमन जो है उस पुरानी मुद्रा के 10,000 मुद्रा के बराबर 1 टोमन होगा। तो समझ जाइए कितना मुद्रा स्फीति वहाँ अभी ईरान में उच्च है। चलिए देखते हैं आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है। आज का दिन है 8 मई, आज है विश्व थैलेसीमिया दिवस। सवाल आपके यहाँ से साइंस में भी बनेंगे, पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। थीम जो है इस थीम उतना बड़ा है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। द डाउनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोबल थेरापीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता फैलाना व रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना है। अब हम लोग देखते हैं थैलेसीमिया के बारे में बैकग्राउंड। थैलेसीमिया क्या है? एक रक्त संबंधी विकार है, यह अनुवांशिक है। सवाल बार बार पूछा जाता है, थैलेसीमिया क्या है? अनुवांशिक है। इसके कारण जो है, इस रोग के कारण हीमोग्लोबिन की जो है कमी तथा रक्त कोशिकाओं की भी कमी हो जाती है। यह बीमारी किसी को तभी हो सकती है जब माता या पिता दोनों में से कोई एक थैलेसीमिया से ग्रसित हो, क्योंकि यह अनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक रोग है। मरीज को क्या होता है इस बीमारी में? सिम्टम ये होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हीमोग्लोबिन का रंग लाल किस चीज़ के कारण होता है। और जो है ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कम हो जाता है, आरबीसी नष्ट होती है, जिस कारण एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। इससे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और कई मामलों में मरीज के हड्डियों में विकार और दुर्लभ हृदय रोग का भी खतरा बना रहता है। इसका इलाज जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक इसका इलाज है। बच्चे में इसका इलाज जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा
किया जाता है। तो हम लोगों ने थैलेसीमिया के बारे में पूरी जानकारी ले ली है, संभवतः साइंस पोर्शन से भी मैंने आपको इसे कवर कर दिया है। अगला सवाल, अगला जो पॉइंट है वो है 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट का है, उनका जन्मदिन है, इसीलिए इस दिन को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेड क्रॉस जो है यह एक मानवीय संगठन है, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 3 बार इसे नोबेल का पुरस्कार दिया जा चुका है। 1917 जो कि जिस समय कि प्रथम विश्व युद्ध का सीन था, 1944 द्वितीय विश्व युद्ध का सीन था, और 1963 आप जानिए उसके अगल बगल भारत और चीन का युद्ध हुआ था। युद्ध से प्रभावित शरणार्थियों, नागरिकों तक कैदियों इत्यादि की सहायता करता है। तो आप देखिए तीनों जो नोबेल प्राइज युद्ध के समय ही इसे मिले हैं। वर्तमान में इसके निदेशक इवेस डेकोर्ड हैं। और आज का अंतिम बिंदु वो है कि गिरजा देवी का आज जन्मदिन है। गिरजा देवी बहुत ही मशहूर हस्ती हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। इनका जन्म 1929 में बनारस में हुआ था। 2 तरह की संगीत हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत, जिसको कि विदेशिया भी बोलते हैं। और शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन के साथ ठुमरी को भी इन्होंने जो है परिष्कृत करने में योगदान दिया है। तो आपको ये पूछा जाएगा ठुमरी को किसने, गिरजा देवी ने ही बनाया है, परिष्कृत किया है। इनको 2 पुरस्कार, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत किया जा चुका है। साथ ही साथ ये बनारस घराने और सोनिया घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। घरानों के बारे में जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें जो है ग्वालियर घराने, लखनऊ घराने, बनारस घराने, सोनिया घराने, इस तरह के बहुत सारे घराने हैं। उस घराने में से ये बनारस और सोनिया घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये था आज के वीडियो का मुख्य चीज़ जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।